गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा भागवतकर। आज हम पढ़ने वाले हैं उपयुक्त और उपद्रवी सूक्ष्मजीव में से उपयुक्त सूक्ष्मजीवों के दो प्रकार, लैक्टोबैसिलाई और राइजोबियम। सबसे पहले सूक्ष्मजीवों के बारे में हम लोगों ने देखो पहले भी पढ़ चुके हैं। सूक्ष्मजीव वो होते हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की मदद लेनी पड़ती है। इनके अलग अलग टाइप होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, बहुत सारे हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ने हैं उपयुक्त सूक्ष्मजीवों में से पहला है लैक्टोबैसिलाई। अभी देखो पेज नंबर 88 पे उपयुक्त सूक्ष्मजीव करे और देखे। लैक्टोबैसिलाई का जो है अगर आपको देखना है तो आप किस तरीके से देख सकते हो, उसका एक प्रयोग दिया हुआ है। आपको क्या करना है, छाछ जो होती है दही की पतली छाछ, उसका एक बूंद आपको एक स्लाइड पे लेना है और उसमें ही आपको क्या डालना है, मिथिलीन ब्लू नाम का अभिरंजक। जब हम ये मिथिलीन ब्लू नाम का अभिरंजक डालते हैं उसके बाद उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर आपको क्या करना है, एक आच्छादक रखना है और फिर उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। उसमें आपको क्या दिखेंगे, नीले रंग के हलचल करते हुए कुछ सजीव दिखाई देंगे, वो होते हैं लैक्टोबैसिलाई। ये जो लैक्टोबैसिलाई है आप डायग्राम नंबर 8.1 में देख सकते हो, आयताकार होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। ये अनऑक्सी जीवाणु हैं, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी वो ज़िंदा रह सकते हैं और अपनी ऊर्जा निर्मित कर सकते हैं। ये हो गया लैक्टोबैसिलाई के बारे में। अब जो सिंपल एक एक्सपेरिमेंट हमें देखना है, बताइए तो उसी पेज पे हमें देखना है कि ये जो लैक्टोबैसिलाई है इसकी मदद से दूध का दही में रूपांतरण कैसे होता है। हमें पता है रात को मम्मी 1 चम्मच दही जो है वो दूध में डाल के रख देती है और फिर सवेरे वो पूरा दही में रूपांतरित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया एक्चुअली कैसे होती है, ठीक है। अब देखो दूध में होती है लैक्टोज शर्करा नाम की शक्कर होती है। वो जो लैक्टोज शुगर है वो लैक्टोबैसिलाई के कारण लैक्टिक अम्ल में बदल जाती है रात भर में। ये जो प्रक्रिया होती है इसे किण्वन कहते हैं, ठीक है। दूध में लैक्टोज शर्करा होती है, वो लैक्टोबैसिलाई के कारण लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाती है, इसे ही हम किण्वन कहते हैं। तो ये जो है एक्चुअली होता है दूध का जब दही में रूपांतरित होता है। जो ये लैक्टोज शुगर होती है ये बहुत मीठी होती है, इसलिए दूध हमें मीठा लगता है, जबकि लैक्टिक अम्ल जो है वो टेस्ट में खट्टा होता है। हमें पता है, हम लोगों ने आम्ल और क्षार दोनों पढ़े हुए हैं। जो आम्ल होते हैं वो हमेशा खट्टे लगते हैं, इसीलिए दही को लैक्टिक अम्ल की वजह से खट्टा टेस्ट आता है। और ये सारी प्रक्रिया किसकी वजह से हो रही है, लैक्टोबैसिलाई जो हम लोगों ने 1 चम्मच डाला था ना रात को दूध में, उसकी वजह से किण्वन प्रक्रिया होती है। अब ये जो आप देख सकते हो, मैंने एक छोटी सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। इसमें क्या होता है, जो ये लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो दूध के अंदर जितने भी प्रथिन होते हैं वो सारे प्रथिनों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, जिसकी वजह से दूध का रूपांतरण दही में होता है। दही देखो कैसे हमें गड़े गड़े दिखते हैं, वो होता है प्रथिनों का स्कंदन होने की वजह से। इसलिए दूध का और दही का जो रूप होता है, जो टेक्सचर होता है, वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। इसके अलावा क्या होता है, जो दूध रहता है वो आम्ल नहीं रहता है, इसलिए उसका क्या रहेगा, पीएच का स्केल भी मैंने नीचे निकाला हुआ है, वो भी देखिए आप। 0 to 14 निकाला है, 0 से लेकर के 14 तक। तो जो 7 वाला होता है वो न्यूट्रल होता है, ना आम्ल होता है ना क्षारीय होता है। तो दूध जो होता है वो पीएच उसका ज़्यादा होता है, जब कि दही जो होता है वो आम्ल में रूपांतरित होने की वजह से उसका जो पीएच है वो कम हो जाता है, मतलब 7 के नीचे। आप देख सकते हो स्केल में पीएच कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, जो दूध में और भी ऐसे कोई सूक्ष्मजीव होंगे जो अच्छे नहीं हैं हमारे लिए, क्या है, उपद्रवी है, हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे जो सूक्ष्मजीव है वो भी सारे मर जाते हैं और दही क्या बन जाता है, बहुत हेल्दी बन जाता है, न्यूट्रिशियस बन जाता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है एक्चुअली जब दूध से दही में रूपांतरण होता है तब। इसी के नीचे थोड़ा सोचिए, और क्या आप जानते हैं ये दोनों आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के उपयोग और खोजिए, ये दोनों चीज़ें जो मैंने क्रॉस की हैं ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। फिर भी लैक्टोबैसिलाई जीवाणु के जो उपयोग है वो आपको एक बार पढ़ना है। जैसे बहुत ही सिंपल है, दही या छाछ, घी, पनीर, चीज़
या श्रीखंड जैसे अनेक पदार्थ किण्वन प्रक्रिया से जब तैयार करने हैं तब भी हमें लैक्टोबैसिलाई की ज़रूरत पड़ेगी। सीडार, कोको और या अचार बनाने के लिए भी हमें लैक्टोबैसिलाई चाहिए होता है। पाचन संस्था में जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है, हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, तब भी हमें जो लैक्टोबैसिलाई सूक्ष्मजीव है उनकी मदद से उपचार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम अल्कोहल तैयार करते हैं उसमें भी लैक्टोबैसिलाई की मदद। अभी हमने पढ़ा है लैक्टोबैसिलाई के बारे में। ये हो गया हमारा पहला उपयुक्त सूक्ष्मजीव। अभी हमें दूसरा उपयुक्त सूक्ष्मजीव पढ़ना है, राइजोबियम, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी का मतलब होता है जो किसी की मदद करता है और उसके बदले में खुद के लिए भी कुछ लेता है, इसे कहते हैं सहजीवी जीवाणु। ये राइजोबियम जो है वो भी इसी तरीके का काम करता है, इसलिए हम इसे भी कहते हैं सहजीवी जीवाणु। वो किसी की मदद भी करता है और उसके बदले अपने लिए भी कुछ लेता है। अब देखो आपको क्या करना है, मेथी, मूंगफली, सोयाबीन अथवा ऐसा किसी भी दलहन का पौधा लेकर उसमें 3 से 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड का द्रावण से निर्जंतुक करना है। मेथी या मूंगफली या सोयाबीन या कोई भी दूसरा ऐसा पौधा जिसमें क्या लगते हैं, दाने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं ना फलियाँ, तो ये लेना है और इसका क्या करना है, आपको निर्जंतुकीकरण करना है, जिसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड नाम के द्रावण से उसे साफ़ सुथरा स्वच्छ करना है। उसके बाद 70% इथाइल अल्कोहल आता है, उस द्रावण में भी आपको 4 से 5 मिनट के लिए रखना है, जिससे कि वो और अच्छे से निर्जंतुक हो जाए और साफ़ हो जाए। फिर निर्जंतुक पानी से स्वच्छ उसे धोना है और फिर जो उसकी जो गांठें होती है, उसे वो गांठ लेनी है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखता है 8.2 में। वहाँ पर सबसे नीचे देखो गांठी लिखा हुआ है, वो ऐसे वाले गांठें दिखेंगे, वो आपको लेना है और उसका बहुत ही पतला फाक काटना है। वो बहुत ही पतला जो आपने फाक काटा था उसे आपको सेफ्रेनिन नाम का जो द्रावण होता है, जो अभिरंजक होता है, उसमें आपको 2 से 3 मिनट के लिए उसे रख देना है। उसके बाद उस स्लाइड के ऊपर लेके आच्छादन कांच रखना है और फिर इसे सूक्ष्मदर्शी के मदद से निरीक्षण करना है। ये आपको गुलाबी डंडियों जैसे बेलनाकार सजीव राइजोबियम जीवाणु दिखेंगे, जो आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। 8.2 में सबसे ऊपर देखिए राइजोबियम लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये इस तरीके से दिखेंगे, ये होते हैं राइजोबियम। यह जीवाणु देखने के लिए हमें दलहनों के पौधों की जड़ों की गांठें ढूंढनी पड़ेगी, उन वनस्पति, ठीक है। जैसे देखो गांठियाँ लिखी हैं, जो दलहन होते हैं, जो फलियाँ होती है, सिर्फ उन्हीं में इस तरीके के राइजोबियम जीवाणु दिखते हैं। ये क्यों दिखते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। अब ये जो वनस्पति है, ये वनस्पतियों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है या कुछ हानि देते हैं, ये दोनों चीज़ें हमें देखनी है। और इन्हें मैंने जैसे कहा था सहजीवी, तो ये सहजीवी भी क्यों कहा जाता है ये भी हम आगे देखेंगे। नीचे देखिए राइजोबियम का कार्य और महत्व। जो राइजोबियम होते हैं वो हमेशा गांठों में ही रहते हैं, पर इनमें नाइट्रेट और अमीनो अम्ल की आपूर्ति करने की क्षमता होती है। जो हवा में नाइट्रेट या अमीनो अम्ल होते हैं मिट्टी में, वो सारे इनमें क्षमता होती है कि वो गांठों को जो है ये पहुंचाते हैं और उनके बदले क्या ले रहे हैं, उन पौधों से कार्बोज पदार्थों के रूप में ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे को फ़ायदेमंद साबित होने वाले इस संबंध को सहजीवन कहा जाता है। हमने कहा था ना कि ये राइजोबियम जीवाणु जो है वो एक कुछ देते हैं और उसके बदले में कुछ लेते भी हैं। इसी तरीके से क्या कर रहे हैं ये कि जो भी पेड़ में ये रहते हैं, उस पेड़ को वो क्या पहुंचाते हैं, नाइट्रेट और अमीनो अम्ल, और उसके बदले में वो उस वनस्पति से क्या ले रहे हैं, कार्बोज। जो कार्बोज पदार्थ हैं वो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ये जो देखो अभी नाइट्रेट और अमीनो जो अम्ल है, इनका क्या काम होता है, ये जो है दालें जो रहती हैं इनमें बहुत प्रोटीन रहता है। हमें इसलिए हम कहा जाता है ना कि दालें ज़्यादा खानी चाहिए, तो क्योंकि इनमें प्रोटीन बहुत होता है और ये प्रोटीन तैयार करने के लिए नाइट्रेट और अमीनो अम्ल ज़रूरी होता है। तो ये दोनों चीज़ें उस वनस्पति को पहुंचाने का काम कौन करता है, राइजोबियम। अगर राइजोबियम नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्रथिन जो बन रहा है, प्रोटीन जो तैयार हो रहा है, ये उतनी मात्रा में नहीं बन पाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है, राइजोबियम जीवाणु। और उसके बदले में उसी वनस्पति से वो क्या ले रहे हैं, कार्बोज पदार्थ ले रहे हैं। इसलिए ये जो संबंध होता है इसे सहजीवन कहते हैं, एक चीज़ देना और उसके बदले में दूसरी चीज़ लेना। इसीलिए राइजोबियम को सहजीवी जीवाणु कहा जाता है।
अब देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 90 पे, दलहनों की फसलों की समाप्त होने पर उनकी जड़ें तथा पौधे का कुछ भाग विचारपूर्वक मिट्टी में मिलाकर जीवाणुओं की मात्रा कायम रखी जाती है। राइजोबियम के कारण रासायनिक खादों का उपयोग कम होता है, अतः रासायनिक खादों के दुष्परिणाम टाले जा सकते हैं। खादों की खरीद का खर्चा कम होने के कारण किसानों का फ़ायदा होता है। इसमें क्या कहा गया है कि जो भी दालें रहती है उनकी जो फसलें निकल जाती हैं तो उसके बाद भी जो उसकी चीज़ें होती है जैसे जड़ें हैं या पौधे के कुछ भाग जो होते हैं, ये सारे वो विचारपूर्वक क्या करते हैं, फसलें निकालने के बाद भी वापस उसी मिट्टी में रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है जो ये राइजोबियम जीवाणु हैं जो उन जड़ों में लगे हुए थे वो वैसे ही मिट्टी में कायम रहते हैं, ताकि दूसरी जो फसलें बने उसे रेडीमेड वो राइजोबियम तैयार वहाँ मिल सके। और ये जो राइजोबियम होते हैं इनके कारण जो रासायनिक खत होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, उनका उपयोग कम हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रासायनिक खादों के दुष्परिणाम हैं वो भी कम हो जाते हैं, और उनको खरीदने का जो खर्चा होता है किसान का वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब उसके बाजू का जो कॉलम है वो उसमें देखिए क्या दिया है, आजकल बुआई के पहले से ही बीजों को राइजोबियम युक्त द्रावण में या पाउडर में लगाया जाता है। इससे क्या होगा कि वो जो बीजे होते हैं वो पहले से ही राइजोबियम लगे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये जो राइजोबियम जीवाणु हैं जैसे ही पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं पौधे लगाते समय, तब ये डायरेक्टली क्या करते हैं, उस पौधे में प्रवेश करते हैं, और जिसके कारण क्या होते हैं, ये राइजोबियम का जो काम होता है वो बहुत आसान हो जाता है। इसे ही हम राइजोबियम टीकाकरण भी कहते हैं। ये जो प्रयोग है ये दलहनों के साथ, दालों के साथ साथ तृणधान्य और अन्य फसलों को जैसे जिनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरी होती है उनमें भी ये इसी तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया राइजोबियम के बारे में।